मुझे दूसरी बार भारतीय पत्रकारिता महोत्सव में आने का मौका मिला है। इससे पहले 2019 अगर मैं गलत नहीं हूँ तो नवंबर महीने में मैं आया था। मंच पर मंचासीन हम लोगों के वरिष्ठ कृष्ण कुमार अस्थाना जी, कार्यक्रम के आयोजक प्रवीण खारीवाल जी, जेपी दीवान जी, इस सभागार में बैठे हुए हमारे छोटे भाइयों एवं बहनों और साथियों, मित्रों, अकबर इलाहाबादी का एक बड़ा मशहूर शेर है कि खींचो न कमानों को तलवार निकालो, अगर तोप के मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। यह जो पूरा शेर है अपने आप में मीडिया और अखबार के पूरे सफ़र को बयां करता है, उसकी ताकत को, उसकी पहचान को, उसकी तासीर को भी बहुत ठीक से बयां करता है। वो इन अर्थों में कि तोप के सामने अखबार की क्या हैसियत, लेकिन जब जब तोपों को निकालने की नौबत आई है तो अंत में अगर इतिहास लिखा गया और उसका आकलन किया गया तो ये साफ साफ दिखता है कि जो विजय है वो हमेशा विचार की हुई है और अखबार की हुई है। क्योंकि जिस तरीके से संघर्ष शुरू होता है, लड़ाई शुरू होती है, युद्ध शुरू होता है, और ये कहा गया है बहुत पहले कि किसी भी सृजन के पहले, किसी भी विकास के पहले संघर्ष और युद्ध भी अपने आप में बेहद जरूरी है। जिन कौमों ने जितनी ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी, आगे आने वाले सालों में, आगे आने वाले दशकों में उन देशों ने बहुत ज़्यादा तरक्की की। कुछ विचारक ये भी मानते हैं कि भारत ने तरक्की के जो सोपान, जो ऊंचाइयां छू रखी हैं, बाद के दिनों में, बाद के सालों में, बाद के दशकों में, बाद की सदियों में हिंदुस्तान बेहद पिछड़ गया। उसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि महाभारत के बाद हिंदुस्तान में कोई बड़ी लड़ाई लड़ी ही नहीं गई। दुनिया के इतिहास पर नजर डाली जाए तो ये सबसे शांतिपूर्ण सदी है, 21वीं सदी। अगर पीछे की तरफ हम लौटते जाएं तो जितनी लड़ाइयां और जितने युद्ध लड़े गए, शायद उनकी कल्पना इस सदी में की भी नहीं जा सकती। 20वीं सदी की शुरुआत में प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद देखा जाए तो तमाम छोटी बड़ी लड़ाइयाँ चलती रहीं। भारत ने भी एक दो छोटी छोटी लड़ाइयाँ लड़ी, वो चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ, और इसके उलट देखा जाए तो अफ़गानिस्तान में जो तालिबान का संघर्ष हुआ, इराक और कुवैत के बीच लड़ाइयाँ हुई, उसमें अमेरिका की बेहद भूमिका थी। बात हो रही है मीडिया और देश की प्रगति में मीडिया के योगदान की, या मीडिया किस तरह से विकास में सहयोग करता है। नेपोलियन जैसे लड़ाका, या यूं कह सकते हैं कि जो एक ऐसा नायक जिसने अपना पूरा जीवन लड़ते लड़ते गुजार दिया, नेपोलियन से पत्रकारों ने पूछा कि आप हर वक्त युद्ध में होते हैं, ऐसा क्यों? तो नेपोलियन ने बड़ा रोचक जवाब दिया। उसने कहा कि मैं किसी राजशाही परिवार का द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, 10th, 4th, 11th नहीं हूँ। क्योंकि फ्रांस में अगर आप लोग इतिहास पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो शासक हुए, नाम एक ही रहा, बस उनके आगे नंबर बदलते गए पीढ़ी दर पीढ़ी। नेपोलियन ने कहा कि धूल धूसरित
फ्रांस के गिरे हुए मुकुट को मैंने तलवार से उठाकर अपने माथे पर धारण किया है। और मैं ये मानता हूं कि फ्रांस में एक के बाद जब तक दूसरी जीत ले आकर यहाँ की जनता की झोली में मैं डालता रहूंगा, तभी तक इस कुर्सी पर बैठने का मैं हकदार हूं। उस नेपोलियन ने भी कहा कि संसार में दो ही ताकतें हैं, एक तलवार और एक विचार। और साथ ही नेपोलियन ने ये आगे ऐड किया, लेकिन इतनी लड़ाई लड़ने के बाद मैंने ये महसूस कर लिया है कि अंत में जीतता विचार ही है। और जिन अखबारों को हम पढ़ते हैं, या हम में से कुछ अखबारों का रोज संपादन करते हैं और निकालते हैं, वो अखबार उन्हीं विचारों के वाहक हैं, उन्हीं विचारों के पोषक हैं। तो ये बेहद जरूरी हो जाता है कि जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो, क्योंकि तोप कुछ दिन, कुछ साल, कुछ घंटे के लिए जरूर निकल सकती है, लेकिन विचार जो है वो सतत है, शाश्वत है। मनुष्यता जब तक रहेगी, विचार तब तक रहेगा। और हमें कई बार आइसोलेशन में लगता है कि हमारे सोचने से कुछ अंतर पड़ता है कि नहीं पड़ता है। वहीं जब बहुत सारा समूह होता है, उसकी बात तुरंत मान ली जाती है। वहीं जब हम अकेले में सोच रहे होते हैं तो हमें अपने आप पर ही संदेह होता है कि हमारे सोचने से क्या होता है, हमारी कहीं सुनवाई भी होती है या नहीं। लेकिन आपके उस विचार को तब बल मिलता है जब कोई एक अखबार सिंगल कॉलम या डबल कॉलम में छाप देता है और वो किसी सक्षम अधिकारी या कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति तक पहुंचता है। फिर आपको एक बड़ा गहरा और बेहद अनूठा भरोसा पैदा होता है कि आज मेरी बात को किसी ने समझा भी है, किसी ने जगह भी दी है, किसी ने पहचाना भी है और उस पर कार्रवाई भी हो गई। यह है अखबार की छोटी ताकत या बड़ी ताकत, जो कह लीजिए। हमारे देश के संविधान में 4 चीजें हैं, या कह सकते हैं कि 4 स्तंभ हैं, जिन्हें हम कहते हैं कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और आखिर में प्रेस। तो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इन सबको संविधान में एक अलग तरह की ताकत, एक अलग तरह की विशिष्टता, एक अलग तरह की पहचान दी गई है। लेकिन हम लोग प्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं, हमें कोई ऐसी ताकत नहीं दी गई है। हमारी ताकत हमारे विचार हैं और हमारा कंडक्ट है, हमारा चरित्र है, हमारा साहस है, हमारा आत्मबल है। और आज जिस तरीके से समाज में कहीं बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार व्याप्त है, कहीं किसानों का आंदोलन है, कहीं पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं, कहीं बहुत ज़्यादा आर्थिक विषमताएं हैं, इन तमाम चीज़ों के बीच अखबार और चैनल कम ज़्यादा अपनी भूमिका सकारात्मक तरीके से निभा रहे हैं। और बड़े से बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, बड़ी से बड़ी जगह पर बैठा हुआ व्यक्ति, हो सकता है कि वो कुछ क्षण के लिए अपोजिशन को साथ लेता है और निर्बाध तरीके से अपना काम करना चाहता है, लेकिन उसे भय सिर्फ एक बात का होता है कि कोई चैनल वाला कहीं मेरी बातों को जान के सार्वजनिक तो नहीं कर देगा, कहीं मैं किसी अखबार की स्टोरी तो नहीं बन जाऊंगा, किसी चैनल वाला मेरा स्टिंग ऑपरेशन करके तो नहीं दिखा देगा। यानी कि आम जनता के बिहाफ पर या आम जनता के लिए अगर कोई समाज में एक ऐसी व्यवस्था है जो ताकतवर लोगों के मन में भी भय पैदा करती है, तो वो आपका अखबार है, आपका चैनल है, आपका मीडिया है। और अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं स्वतंत्रता आंदोलन की तरफ, या उससे भी थोड़ा पीछे जाएं, तो जितने जननायक हुए, जितने समाज को दिशा देने वाले लोग हुए, जिन्होंने समाज को बड़े पैमाने पर आंदोलित किया, समाज में बहुत बेहतर कंट्रीब्यूशन दिया, उन सभी लोगों का रिश्ता अखबार से रहा, साहित्य से रहा, या यूं कहें कि उन्होंने सीधे सीधे अखबार निकाला। देर सबेर गांधी से लेकर नेहरू तक सभी लोगों ने यह महसूस किया कि अखबार की ताकत ही एक ऐसी ताकत है जो सच्चे अर्थों में उनकी बात को, उनके विचार को आम आदमी तक, समाज के अंतिम सोपान तक
पहुंचाने का सबसे बड़ा और सशक्त माध्यम है। और आज जिस तरीके से तमाम मुद्दे हैं जो हमें एक कह सकते हैं कि डिलेमा में डालते हैं, धर्म संकट में डालते हैं कि हमें इस पार होना चाहिए कि उस पार होना चाहिए, मेरा यह मानना है कि हमें बीच में होना चाहिए। तमाम ऐसे दर्शन हुए हिंदुस्तान में ही, अगर जैनिज्म को ले लीजिए, महावीर को ले लीजिए, बुद्ध को ले लीजिए, तो बहुत लंबे समय तक ये बहस चलती रही कि ईश्वर का अस्तित्व है कि नहीं है। भारत भूमि पर पैदा हुए इन दो महान लोगों ने अंत तक ये नहीं माना कि ईश्वर की कोई सत्ता होती है या ईश्वर भी इस प्रकृति में, इस दुनिया में कहीं वास करता है। और बुद्ध के ज्ञान की कहानी हम सबको पता है, हम सबने इतिहास में थोड़ा सा पढ़ा है कि बीड़ा के तारों को ज़्यादा मत खींचो नहीं तो टूट जाएंगे, और बीड़ा के तारों को ज़्यादा ढीला न करो नहीं तो बजेंगे नहीं। यानी कि मध्यम मार्ग की बात उन्होंने की। अपने 23 साल के इस कैरियर में मैंने जहाँ तक समझा है, पत्रकारिता के लिए मध्यम मार्ग सबसे बेहतर और सबसे सुंदर मार्ग है। आए दिनों टेलीविज़न खोलने पर कहीं तेज आवाज़ में, कहीं कम तेज आवाज़ में बहुत सारे लोग चीखते हुए भीड़ का हिस्सा बने दिखाई देते हैं। मुझे उनको देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आता। अभी दीवान साहब बोल रहे थे कि सेंसेक्स 50,000 की सीमा को पार कर गया, इससे किसी आदमी की सेहत पे अंतर पड़ा कि नहीं पड़ा। यूं देखें तो लगता है कि कुछ लोगों की सेहत पे अंतर पड़ा। अगर उसका माइक्रो लेवल पे विश्लेषण करें तो पता चलेगा कि बहुत बड़ी तादाद में लोगों की सेहत पे अंतर पड़ा। या यूं कहें कि देश की सेहत पे अंतर पड़ा, तो देश की सेहत पे अंतर पड़ा तो जाहिर सी बात है कि सबके सेहत पे अंतर पड़ा। तो दृष्टि जो है बेहद जरूरी है कि हमें कैसे देखना है। हिंदुस्तान जैसे देश में साक्षर या साक्षरता का प्रतिशत बहुत तेजी से बढ़ा है और बढ़ भी रहा है, लेकिन साक्षर होना और शिक्षित होना बिल्कुल दो अलग अलग बातें हैं। कई बार हमने अक्सर ये देखा है कि जो लोग स्कूल नहीं गए, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में नहीं गए, लेकिन वो अपनी सीमा में बेहद शिक्षित और सुसभ्य लोग हैं। जैसे कहा जाता है कि शऊर और तमीज की किताब बाजार में नहीं मिलती, ठीक उसी तरीके से पत्रकारिता के पेशे में भी कोई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। इस काम को करते हुए आपको एक बहुत अलग तरह की आज़ादी भी मिली हुई है और एक बहुत अलग तरह का बंधन भी है। अब वो दोनों के बीच में आप अपने को कैसे खड़ा करते हैं, ये आपकी बुद्धि पर निर्भर करता है। ज्ञान हम सबको मिला हुआ है, हम सब जानते हैं कि हमें क्या बोलना चाहिए, लेकिन बुद्धि हमें सिखाती है कि कब बोलना चाहिए और कितना बोलना चाहिए। जाहिर सी बात है कि आज के वक्त में दुनिया में अगर देखा जाए तो मीडिया की जो भूमिका है, अखबारों की जो भूमिका है, पत्रकार की जो भूमिका है, अगर उसको एक पल के लिए माइनस कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, तो जाहिर सी बात है कि दुनिया तो चलती रहेगी, लेकिन जो एक व्यवस्था है, जैसे हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है, चर्चिल ने कहा कि शासन करने के लिए डेमोक्रेसी से खराब कोई व्यवस्था नहीं, लेकिन डेमोक्रेसी से बेहतर भी कोई व्यवस्था नहीं। दोनों बातें उसने की। ठीक मैं उसी लाइन पर कहूं कि मीडिया भी दोधारी तलवार है। इससे बेहतर भी कोई हथियार नहीं और इससे खराब भी कोई हथियार नहीं। अब ये इस्तेमाल करने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितना खूबसूरती से, कितना बेहतरी से इसका इस्तेमाल करता है। अब देश भी दो खेमों में बट गया है।
कुछ पत्रकार अपने को राष्ट्रवादी कहने लगे हैं। अब मुझे ये नहीं समझ में आता कि उनको स्वयं को राष्ट्रवादी घोषित करने का अधिकार किसने दिया है। ये मुझे कैसे पता कि मैं राष्ट्रवादी हूं या मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, मैं बहुत बेहतर हो गया हूं, ये मुझे कैसे पता हो सकता है? ये तो मैं जिस समाज में रहता हूं, जहां रहता हूं, वहां के बहुतायत लोग सुनिश्चित करेंगे कि मैं अच्छा आदमी हूं कि बुरा आदमी हूं। मेरी पहचान अच्छे लोगों में होनी चाहिए कि बुरे लोगों में होनी चाहिए। माननीय स्वामी जी आ रहे हैं, उनका स्वागत भारतीय पत्रकारिता महोत्सव के मंच से मैं ही कर देता हूं। तो बात चल रही थी, स्वामी जी बहुत अच्छे मौके पर आए हैं। इस बात का अध्यात्म से भी बड़ा गहरा रिश्ता है कि हमें कैसे पता कि मैं अच्छा आदमी हूं, या किसी पत्रकार को कैसे पता कि वो राष्ट्रवादी हो गया है। कल तक समाजवादी था, कल तक जो है गांववादी था, कल तक देशवादी था, आज वो राष्ट्रवादी हो गया है। जो इस तरह के नैरेटिव दिए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि इस देश का हर एक नागरिक, हर एक विद्यार्थी, हर आम जन, खास जन, सबको राष्ट्रवादी होना चाहिए। ये हमारा देश है और हम इस देश के प्रति अपनी निष्ठा, अपने कर्तव्य का सम्यक तरीके से निर्वहन करके ही इसे मजबूत बना सकते हैं। और इस देश में सांस लेने वाला हर एक आदमी राष्ट्रवादी है। लेकिन कुछ तबकों में केवल राष्ट्रवादी पैदा हो और अपने को ही राष्ट्रवादी माने और बाकी लोगों के लिए संशय पैदा करें, तो यह बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसे लोग ज्यादा खतरनाक हैं और समाज में ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल, कम से कम पत्रकारिता की दुनिया में तो जगह नहीं होनी चाहिए। हम इस देश के रहने वाले हैं। भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने जब 1884 में बलिया के ददरी मेले में लेक्चर दिया था, तो मैं 2 लाइनें वो लिखते ले आया था, जिसमें उन्होंने कहा था, समझाने की कोशिश की थी मेले में जो जनसमूह था, जो लोग उनको सुन रहे थे, कि हिंदू, जैन, मुसलमान सब आपस में मिलिए, जाति में कोई चाहे ऊंच हो या नीचा, सबका आदर और समादर कीजिए। जो जिस योग्य हो उसको वैसा मानिए, उसको सम्मान दीजिए। छोटी जाति के लोगों का तिरस्कार करके उनका मन मत तोड़िए। जाहिर सी बात है कि आज हम 21वीं सदी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र 19वीं सदी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे 1884 में। उस वक्त भी इस तरह की ही विषमताएं और समताएं समाज में थीं, इस तरह की ही स्थितियां थीं। समाज कभी बहुत बेहतर नहीं था। शायद इसीलिए विचारकों की जरूरत पड़ी, सुधारकों की जरूरत पड़ी, संतों की जरूरत पड़ी, ऋषियों की जरूरत पड़ी, और आज भी जरूरत है। समाज कभी राम राज्य वाला नहीं हो सकता, और राम के राज में भी राम राज्य बनाते बनाते इतनी तकलीफें तब के समाज ने दी कि जो सीता उनको प्राणों से प्यारी थी, उन्हें वन छोड़ के आना पड़ा। तो जाहिर सी बात है कि जो मीडिया की भूमिका और मीडिया के सहयोग की बात या मीडिया के विकास में योगदान की बात की जा रही है, यह अलग अलग समय में अलग अलग रूपों में रही है। और जिस तरीके से आज हम 21वीं सदी में हैं, मैं कह सकता हूं कि अगर 3 लाख सालों का इतिहास देखा जाए तो हम सबसे सुंदर समय में जी रहे हैं, सबसे सुविधा युक्त समय में जी रहे हैं, सबसे शांति, जो कह सकते हैं कि एक युद्ध का काल होता है और युद्ध की तैयारी का काल होता है और एक शांति का काल होता है, तो ये वही शांति का काल है जिसमें हम जी रहे हैं। और मीडिया की जो भूमिका है हमेशा से एक स्वस्थ क्रिटिक की रही है, समाज में अलख जगाने वाले की रही है, निर्भीक होकर के बोलने वाले की रही है, सत्ता के अत्याचार के खिलाफ खड़ा होकर आवाज बुलंद करने वाले की रही है, आज भी है। मैं ये कह सकता हूं कि हो सकता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया के कुछ लोग
अपनी सहूलियत के हिसाब से पत्रकारिता को एक नई परिभाषा दे करके काम कर रहे हों, या हो सकता है आगे आने वाले समय में वे वैसे ही काम करते रहें, लेकिन आवाज को दबाया नहीं जा सकता। आज सोशल मीडिया इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन के उभरा है, यूट्यूब चैनल्स जिस तरीके से बड़े पैमाने पर पूरी निर्भीकता से अपनी बात कह रहे हैं और वो बात सीधे लोगों तक पहुंच रही है। जिस बड़े टेलीविजन को या जिस बड़ी स्क्रीन को हम रोज देखते हैं, मेरी बात से यहां बैठे बहुत सारे लोग सहमत होंगे कि आगे आने वाले 5 साल में ये स्क्रीन गायब हो जाएगी। आपके हाथ में जो मोबाइल है, जो मोबाइल फोन है, वही सबसे बड़ा सशक्त मीडियम बनने वाला है, वही सबसे बड़ा माध्यम रहेगा और वही जब आगे दुनिया का इतिहास लिखा जाएगा उसमें सबसे बड़ी भूमिका अदा करेगा। जो हथियार आज अखबार के दफ्तरों में बैठ के कुछ लोग काम करते हैं, न्यूज रूम में बैठ के कुछ लोग काम करते हैं और उससे सीधा जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, मेरा ये मानना है कि 5 साल के भीतर भीतर देश की आबादी आज 135 से 140 करोड़ है। देश में करीब 120 करोड़ लोगों के पास मोबाइल है, जिसमें करीब 50, जो सरकारी डेटा है, 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों के पास स्मार्टफोन है। करीब 20 करोड़ से 30 करोड़ के बीच 23 करोड़ का जो डेटा है कि आसपास लोगों के पास अपना कंप्यूटर है। तो स्मार्टफोन ने जिस तरीके से लोगों के अंदर एक नया भरोसा पैदा किया है, उनकी उम्मीदों को परवान चढ़ाया है, एक नए तरह का आत्मविश्वास उनके अंदर आया है, वो आत्मविश्वास इस बात की सूचना है कि जो आने वाली सदी है वो और ज़्यादा बेहतर होने वाली है, और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होने वाली है। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका मीडिया की है, कंटेंट की है। और जिस तरीके से पहले कहा जाता था कि अरे भाई कोई आपका तेल का कुआं निकल आया है क्या, लॉटरी लग गई है क्या, आगे आने वाले समय में जो रास्ता है, या यूं कह सकते हैं कि जो सबसे कीमती चीज है वो कंटेंट और डेटा है। जो आदमी सबसे ज्यादा डेटा से रिच होगा, कंटेंट से ज्यादा रिच होगा, आगे आने वाले समाज में वही नया अंबानी बनेगा, वही नया अडानी बनेगा, वही नया टाटा बनेगा, वही नया बिरला बनेगा। छोटी सी बात से अपनी बात समाप्त करने जा रहा हूं। अगर पूरे कालखंड को 5 हिस्सों में बांट दिया जाए कि जब मनुष्यता पृथ्वी पर पैदा हुई तो पृथ्वी पर जीव और मनुष्य साथी रहते थे, उनमें कोई बहुत बोध नहीं था। पहला आविष्कार आग का हुआ, धीरे धीरे लोग इकट्ठा हुए, गांव में रहने लगे और पहला काम उन्होंने किया खेती। उसके बाद मनुष्यता करीब 1 लाख साल का वक्त लगा और ज्यादा विकसित हुई, तो गांव और ज्यादा विकसित हुए, लोग और ज्यादा विकसित हुए, छोटे मोटे कल कारखाने चलाने लगे, जीविकोपार्जन के साधन खेती के साथ साथ उनके छोटे मोटे उद्यम भी होने लगे। उसके बाद मनुष्यता और ज्यादा विकसित हुई तो लोगों ने औद्योगिकरण की तरफ कदम बढ़ाया और खेती और ज्यादा बेहतर तरीके से होने लगी। तब तक राजशाही आ चुकी थी देश में, और जब उसके बाद मनुष्यता और ज्यादा विकसित हुई तो औद्योगिक क्रांति हुई। हम सीधे 16वीं शताब्दी तक पहुंचते हैं, अंग्रेज आते हैं और उनके शासन काल में कहा जाता है कि सूरज नहीं डूबता था, तो उन तकनीकों का, उन टेक्नोलॉजीज का सबसे ज्यादा इस्तेमाल अंग्रेजों ने किया। उसके बाद कह सकते हैं कि जब और ज्यादा मनुष्यता इवॉल्व हुई और ज्यादा लोगों ने विकास किया तो 19वीं शताब्दी तक हम पहुंचे और कंप्यूटर भी इजाद हो गया, सूचना क्रांति हुई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आया। और उसके बाद जब हम और ज़्यादा विकसित हुए, हम 20वीं सदी 21वीं सदी के मध्य में जब हम पहुंचे, तो यानी कि आइडिया, जिसको आजकल स्टार्टअप कहा जा रहा है,
हम वहाँ पहुँचे। यानी कि दुनिया ने एक बहुत सुंदर आकार ले लिया, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया। अब जरूरत थी तो केवल एक विचार की, एक आइडिया की, और जिन लोगों ने इन दिशाओं में काम किया है आज वो बहुत आगे खड़े हैं। मैंने अपने संबोधन के स्टार्ट में ही मैंने कहा कि भारत कहीं बहुत पिछड़ गया। आज आप सबके हाथ में मोबाइल है, आप आईफोन का मार्केट कैप गूगल करके देखिए, कुछ माह पहले तक $2.5 ट्रिलियन उसका मार्केट कैप था, जितने इस हिंदुस्तान की पूरी इकोनॉमी है, और अभी हमारा लक्ष्य $5 ट्रिलियन तक पहुंचने का है। अमेरिका की 5 कंपनियों का पूरा अगर नेटवर्थ जोड़ दिया जाए तो दुनिया के 100 देशों से ज्यादा उनका नेटवर्थ बैठता है, सिर्फ अमेरिका की टॉप 5 कंपनियों का। उसमें माइक्रोसॉफ्ट भी है, उसमें आईफोन भी है, एप्पल भी है, उसमें IBM भी है, उसमें एयरबीएनबी जो अमेरिका की जो होटल कंपनी है वो भी है। इस तरीके से देखा जाए तो 5 कंपनियों का अगर टोटल नेटवर्थ मिलाया जाए तो हमारे मतलब दुनिया के 100 देशों की जितनी पूरी अर्थव्यवस्था है उससे ज़्यादा इन 5 कंपनियों की नेटवर्थ है। 1986 में हिंदुस्तान की जो इकॉनमी थी $1 ट्रिलियन की थी, चाइना की भी इकॉनमी $1 ट्रिलियन की ही थी। यानी 86 में एक ही पायदान पे खड़े थे हिंदुस्तान और चाइना। आज चाइना की इकॉनमी जो है $14 ट्रिलियन की है और हमारी इकॉनमी 2.5 से 3 ट्रिलियन की है। यानी लगभग वो हमसे 5 गुना ज़्यादा बड़ा है। अमेरिका की इकॉनमी $25 ट्रिलियन से ज़्यादा बड़ी है, और जो अमेरिकन स्टॉक मार्केट है, देखा जाए तो अगर उसका टोटल मार्केट कैप निकाला जाए तो पूरे वर्ल्ड के जितने स्टॉक एक्सचेंजेज हैं उनको जोड़ दिया जाए तो उनका 55% हिस्सा अकेले अमेरिका कंट्रोल करता है। तो ये सारी सूचनाएं, ये सारी बातें भी हमें अगर आज के डेट में हाथों हाथ पता चलती है। एप्पल से लेकर माइक्रोसॉफ्ट तक का मार्केट कैप आप यूं ही इसी सभागार में बैठे बैठे देख लेते हैं तो ये मीडिया और सूचना क्रांति और आइडिया के जरिए ही संभव हो पाया है। बातें बहुत सी हैं, की जा सकती हैं, समय का अभाव है, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा भारतीय पत्रकारिता महोत्सव के मंच से कि जब से मनुष्यता पैदा हुई है तब से सूचनाओं का महत्व है, और आज मनुष्यता 21वीं सदी का प्रतिनिधित्व कर रही है तो वो महत्व और वो ज़रूरत पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में हम सभी जितने 135 करोड़ लोग हैं हिंदुस्तान में, या यूँ कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में 700 करोड़ यानी 7 बिलियन जो लोग हैं, 700 करोड़, वो सभी लोग जो हैं एक तरीके से मीडिया का, या यूँ कह सकते हैं कि सूचना का एक अलग आयाम, एक अलग इतिहास रचने वाले हैं। क्योंकि जब सबके हाथ में ताकत रहेगी, सबके के हाथ में एक तरीके का एक दूसरे को एम्पावर करने की सुविधा रहेगी, तो मुझे लगता है कि दुनिया यहाँ से ज़्यादा सुंदर बनेगी, ज़्यादा बड़ी बनेगी। साथ ही साथ बड़ी के साथ साथ जो तकनीक है उसने दुनिया को पहले से ज़्यादा छोटा कर दिया है, जिससे ग्लोबल विलेज की बात हम करते हैं, जो कल्पना बहुत पहले 50 के दशक में, 60 के दशक में जब अमेरिका में पहले शॉपिंग मॉल ओपन हुए थे तो इसकी परिकल्पना थी कि दुनिया एक दिन ग्लोबल विलेज बन जाएगी। तो इन अर्थों में तो दुनिया बहुत छोटी हो गई है, लेकिन आने वाले दिनों में मैं दुनिया को बड़ा इस सेंस में कहना चाहता हूं कि जो आज जितनी आर्थिक विषमता है, जितने दुनिया में अमीर हैं, जितने गरीब देश हैं, उसकी तुलना में दुनिया ज़्यादा मजबूत, बेहतर और एम्पावर्ड बनेगी।
पत्रकारिता का क्या योगदान है समाज में, इस 3 छोटी छोटी तस्वीरें मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा, जिसको सबने अपने फेसबुक पर, अपने ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे सबने देखा होगा। जब वियतनाम वार चल रहा था तो एक छोटी बच्ची के कपड़ों में आग लग गई थी, वो सड़क पे भाग रही थी। वो फोटो किसी अमेरिकन जर्नलिस्ट ने खींची थी। उसको देखने के बाद अमेरिका में इतना विद्रोह हुआ कि अमेरिकी सरकार को वियतनाम के खिलाफ तुरंत युद्ध को रोक देना पड़ा। इसी के साथ ही मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप सभी को बहुत आभार देता हूं कि आपने बड़े धैर्य से मेरी बातों को सुना और इस मंच से मुझे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।